मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। मैं ठीक है, हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। कोई भी 4-5 फीचर्स जिसको जो याद हो बताओ। मैंने ऑलमोस्ट 10 फीचर्स बताए थे, आपको जो याद है आप कोई भी 5 फीचर्स बताइए बिना अपना किताब कॉपी खोले हुए। मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी, परवेसिव, यूनिवर्सल, डायनेमिक और फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, इंटीग्रेटिव फोर्स, क्या इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिव फोर्स, फोर्सेस, वेरी गुड। और कुछ सिंस यहाँ कलेक्टिव एफर्ट है, और कुछ फ्लेक्सिबल हो चुका। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी, डायनामिक, मैम परवेसिव परवेसिव भी हुआ यहाँ पे, और रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, वेरी गुड, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, और इंटेंजिबल इंटेंजिबल, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने अभी भी 6-7 पॉइंट देख लिए, यानी कभी भी लिख सकते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स बाय यूटिलाइजिंग द व्हाटएवर अवेलेबल रिसोर्सेज इज, ठीक है ना। रिसोर्सेज को यूज करके आप कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, यही तो मेन गोल होता है मैनेजमेंट का, राइट। सो इट इज सेड दैट एनीथिंग, कोई भी चीज से अगर आप मैनेजमेंट को माइनस कर दीजिए तो वो फाइनल रिजल्ट क्या देगा आपको, 0, कोई रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ एडमिशन ले लो और तुम्हारा कोई प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग की मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, या फिर क्लासेस कैसे करना है, बिना मैनेजमेंट ने कभी क्लास किया, कभी नहीं किया, कभी कोई एग्जाम दिया, कभी नहीं दिया, देयर इज नो मैनेजमेंट इन योर एजुकेशन, इन योर ओन एजुकेशन, तो क्या फाइनल रिजल्ट होगा, जैसे आए थे उससे भी बुरे होकर के घर चले जाएंगे, है ना। तो क्या है मैनेजमेंट, अगर हम माइनस करते किसी भी चीज से, घर से, किचन से, सड़क से, ट्रैफिक से मैनेजमेंट माइनस कर दे, क्या हो जाएगा। अभी इतना ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रैफिक को, मैनेजमेंट को, रूल्स को फॉलो करने के बावजूद भी इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, और अगर वो माइनस कर दे तो बढ़ जाएगा, बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी उसमें, राइट। तो मैनेजमेंट आपको हर जगह चाहिए, घर से, सड़क से, ऑफिस से, बिजनेस से, हर जगह, राइट। अब क्या इंपॉर्टेंस है, पहले तो मैंने बताया, सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस है अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाटएवर गोल, ठीक है ना। आपका पर्सनल गोल है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो भी इंस्टीट्यूशनल गोल है, जो भी अचीव करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, ये भी तो हो सकता है। अभी शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है तुम्हारा इस सेमेस्टर में अच्छा करना, ठीक है, अगले 3 साल अच्छी पढ़ाई करके गोल्ड मेडल स्टूडेंट बनना, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट बनना, राइट। और आपका ये भी गोल हो सकता है कि अच्छी जगह जॉब पाना, ठीक है ना। तो दैट इज व्हिच काइंड ऑफ गोल यू आर लुकिंग फॉर। शॉर्ट टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है, मिड टर्म गोल भी आप कर सकते हैं प्रीवियस है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, फाइनल आपका जो एक बड़ा गोल है उसको अचीव करने में ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको वहां तक लेकर जाएंगे। तो मैनेजमेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास टाइम, मनी, मटेरियल, बुक्स, जो भी है, टीचर्स, कॉलेज, अब तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट। उसी में आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है। लिमिटेड, ऑलवेज स्कार्स आर रिसोर्सेज आर स्कार्स, राइट। तो हमेशा आपके पास लिमिटेशन रहता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी है उसका भरपूर इस्तेमाल, और जहां उसका इस्तेमाल मैक्सिमम हो सकता है उसको वैसे यूज करना है, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट इस तरफ ध्यान देता है कि कैसे आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, राइट। कैसे कर सकते हैं हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे टेस्ट, ओके, आप सपोज करिए कि आपके पास क्या है,
दो व्यक्ति है, ठीक है ना, दो आदमी है आपके पास, उनसे आपको काम निकलवाना है, तो आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? कोई स्किल्ड है लाइजनिंग में, ठीक है ना, लोगों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता है, समझा देता है, जो भी वो चाहे, बहुत इम्प्रेसिव बकता है, ठीक है ना, आपको इन्फ्लुएंस कर देगा, तो उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? और दूसरा अच्छा है प्रोडक्शन में, प्रोड्यूस करने में, किसी चीज को बनाने के लिए बोल दो, क्रिएटिविटी में अच्छा है। सपोज करो कि यही चीज है, तो अब आपको इसी में ही यूटिलाइज करना है ना। ऑप्टिमली ये दोनों जो ह्यूमन रिसोर्सेज हो तब यूटिलाइज होंगे जब आप इनके स्किल को आइडेंटिफाई करके जो जिस चीज में बेहतर है वहां डालेंगे। दो ही व्यक्ति है, दोनों ही व्यक्ति से काम कराना, लेकिन उल्टा कर दिया, ठीक है ना, किसी को प्रोडक्शन डाल दिया और जो प्रोडक्शन में बेहतर था उसको हमने मार्केटिंग में डाल दिया, क्या होगा रिजल्ट? जीरो ना भी हो तो जो आपको मिलना चाहिए वो तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं 15-20-50% पर जाकर के वो अटक जाए, क्योंकि वो अपना बेस्ट भी देंगे तो जो बेस्ट कर सकता था उससे कम ही रहेगा, है ना। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टाइम का हो सकता है, टाइम है आपके पास, अब आप पे डिपेंड करता है कि 3 घंटा पे एक दिन में 24 घंटे पढ़ने का जितना भी आपका और है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि सबको 15 घंटा पढ़ना ही चाहिए, it can be 8 hours, it can be 10 hours, it can be 12 hours, depending upon your understanding कि मुझे कितना वक्त लगेगा, क्योंकि उसको 2 घंटे में जो समझ में आता है हो सकता है तुम्हें आधे घंटे में समझ में आ जाए, और तुम्हें जो आधे घंटे में समझ में आता है वो किसी और को 4 घंटे में समझ में आए, तो वो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से टाइम डिसाइड करोगे या किसी को दूसरे को देकर डिसाइड करोगे? अपने क्षमता के हिसाब से आप ये टाइम डिसाइड करेंगे, तो जो भी आपका टाइम है, जितना भी आपको टाइम देना है पढ़ाई को, खेल को, या जो भी आप रिक्रिएशन का एक्टिविटी करते हैं कुछ, उस चीज को, उस पर बेस्ड होगा आपका कि आप कितना टाइम देंगे, राइट। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि अभी सोए रहो, एग्जाम टाइम में हम देखेंगे तो क्या क्या मिस यूटिलाइजेशन, यू आर नॉट ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग योर टाइम, तो एक रिसोर्स तो आप बर्बाद कर रहे हैं, राइट। तो यही है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या क्या है, उनको हम कैसे बेस्ट तरीके से अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट हेल्प यू इन दैट, राइट। एग्जामिनेशन के टाइम में शेड्यूल बना करके पढ़ना, कब एग्जाम है कब, अच्छा ठीक है, कोई सा पार्ट बहुत टफ होता है, कभी कभी हम ये भी रखते हैं कि जब दो पीरियड, दो पेपर ऑफ जो एग्जाम का होता है वो एक ही दिन देना होता है, तो बीच वाला टाइम भी हम रखते हैं, इस टाइम में ये चीज रिवाइज करेंगे, ऐसा करते हैं ना, किया है तुम लोगों ने कभी? ये वाला रिवाइज करेंगे, उसमें क्या होता है, you are doing time management that time when you don't have lots of time, है ना, आपके पास आधे घंटे का ब्रेक या 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, उसमें आपको लंच भी कर लेना और वो पेपर रिवाइज भी कर लेना है। अगर वो पेपर नहीं किया तो एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाएगा जो करने के बाद जाता, है ना। तो आप कितना टाइम को उस समय इस्तेमाल करते हैं, अगर अभी से हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल उस तरीके से करने लगे तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा सोचना, है ना, हो सकता है ना। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिड्यूसेस कॉस्ट। कॉस्ट कैसे रिड्यूस करता है? ठीक है, देखो दिस इज कॉम्पिटिटिव एरा, है ना, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एरा है, आप बेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन सब बहुत महंगे दाम पे बेच रहे हैं, ठीक है ना। किसी का आपसे थोड़ा लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा लो नहीं है, पर आपके क्वालिटी से जस्ट 1-2% नीचे का है, ठीक है, 10% नीचे का है, लेकिन वो आपके हाफ ऑफ द प्राइस पे वो चीज सेल कर रहा है मार्केट में। मार्केट शेयर ज्यादा किसका होगा? ज्यादा लोग किसको लेंगे? लो कॉस्ट को, ठीक है ना। क्वालिटी इज ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन प्राइस सेम है ना। MI बहुत महंगा नहीं है लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छा है। कुछ और फोन हो सकता है जो काफी महंगा हो, क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छा हो, लेकिन आईफोन सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज है कि कॉम्पिटिटिव एरा है, यू हैव टू प्रोड्यूस बेस्ट एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, ठीक है ना। आईफोन भी अपना अपने ही प्रोडक्ट के साथ अपना कंपटीशन कर रहा है, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स हाई एंड नहीं बना सकता, ठीक है ना। सारे प्रोडक्ट्स वो 1 लाख 1.5 लाख का नहीं बना सकता, उसके भी मार्केट में कुछ लोग हैं जो 60,000 70,000 का फोन लेने वाले हैं, तो उसको अपने प्रोडक्ट्स में रेंज 3-4 रखना होता है ना। क्वालिटी में सब बेहतर है, क्यों? क्योंकि आपको कॉस्ट पे कंट्रोल रखना जरूरी है, वही लोग आगे बढ़ेंगे, वही बिजनेस आगे बढ़ेगा जो बिना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किए हुए। अगर क्वालिटी बुरा है तब तो कोई बात नहीं, कोई लेगा ही नहीं। बिना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किए हुए कम से कम
लोएस्ट बेस्ट पॉसिबल जो कॉस्ट होगा उसमें आपको सामान देता, ठीक है ना। वही मार्केट सक्सेसफुल, वही बिजनेस, वही प्रोडक्ट, वही कंपनी सक्सेसफुली अपने आप को ला पाएगी फ्रंट फ्लोर पे, ठीक है ना, और अपने आप को कॉम्पिटिटर्स के साथ खड़ा कर पाएगी। अदरवाइज अच्छा तो कैसे हम ये कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं? नॉट जस्ट, हमको क्या लगता है कि हम सस्ते दामों पे रिसोर्सेज खरीद लेंगे और कॉस्ट कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है ना। सिर्फ परचेजिंग में ही कंट्रोल का काम होता है क्या? कॉस्ट को रिड्यूस, कॉस्ट रिड्यूस अगर आप करना चाहते हैं तो आप एवरी पॉइंट पे कर सकते हैं कॉस्ट रिड्यूस, परचेजिंग से लेकर के बढ़िया सामान कहाँ से ले, ठीक है ना। जहाँ पे हमको अब बढ़िया सामान हम लेंगे अपने घर के बगल वाले दुकान से तो वो हमको थोड़ा तो अपना ओवरहेड कॉस्ट ऐड करके देगा, है ना। होलसेल से ले, राइट। अच्छा ठीक है, इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी देखना जरूरी है, इससे लेने में सस्ता पड़ रहा है या उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहां लग जा रहा है। यू हैव टू कीप चेक ऑन एवरीथिंग कि कहाँ कहाँ से हम कॉस्ट को कंट्रोल करके प्रोक्योर कर सकते हैं। प्रोक्योर यानी खरीद लेना, उस चीज को ले आना अपने पास, अपने गोडाउन में, अपने कस्टडी में आप हासिल कर लिए, बाहर से मार्केट से उस सामान को आपने परचेज कर लिया। इसके बाद भी कंट्रोलिंग पॉसिबल, तुमने खरीद तो लिया लेकिन बनाना प्रोडक्ट तुम्हें 1 महीने बाद पता चला कि आधा सामान तो चूहे ने नष्ट कर दिया, फिर से परचेज करना पड़ेगा। तो कॉस्ट रिड्यूस हर जगह करना पड़ेगा, इन्वेंट्री में कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, परचेजिंग में कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कहाँ पे उसको रख रहे हैं, ठीक है ना। जहां आपका प्रोडक्शन यूनिट है अगर वहां के आसपास है तो आप इमीडिएटली उस सामान को सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर रख रहे हैं तो वहां से उठाएंगे, फिर आप फैक्ट्री यूनिट में पहुंचाएंगे, फिर कहीं रखेंगे, फिर आप वहां से कहीं और उठाएंगे। तो अगर आप जितनी बार सामान को रखिएगा और उठाइएगा, फिर रखिएगा और फिर कहीं और सप्लाई करेगा, हर जगह तुम देखो खेत से गेहूं आता है, ठीक है, सीधा कहाँ जाता है? खलिहान में, और खलिहान से सीधा थ्रेसिंग में या जहाँ पे भी जो भी उसका काम करना होता है। मुझे इतना टेक्निकल टर्म उस मामले में नहीं मालूम है कि उसका क्या क्या प्रोसेस होगा, करना होता है। अगर आपने उसको पहले खेत में कहीं रखवाया, फिर आपने कहीं दूसरी जगह रखवाया, वहां से आप लेके जा रहे हैं अपने खलिहान में, वहां से लेके जा रहे हैं आप जहाँ पे करवाना है, वहां पे उसने मना कर दिया कि यहाँ मशीन खराब है, फिर कहीं आप जहां जहां आप लेके गए, कुछ कुछ गिरा, कुछ कुछ रहा, कुछ कुछ छूटा, है ना, प्रोलिफरिंग हो रहा है, ठीक है ना। आपका सामान आपको पता नहीं चल रहा लेकिन वेस्ट हो रहा है। यू हैव टू कंट्रोल दिस वेस्ट आल्सो इफ यू रियली वांटेड टू कीप कंट्रोल ओवर योर कॉस्ट, क्योंकि जितना आप जहां जहां कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा उसका असर आपके प्रॉफिट पे पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको प्राइस तो कॉम्पिटिटिव ही रखना पड़ेगा, है ना। प्राइस आप बहुत ज्यादा आगे, जब तक कि आप निश मार्केटिंग में नहीं है, वो मार्केटिंग का एक टर्म मैंने बोल दिया, निश मार्केटिंग मतलब हाई एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना, जिसके लिए कंज्यूमर मुट्ठी भर है, लेकिन वो कंज्यूमर मुट्ठी भर कंज्यूमर को अपना सामान बेच करके मार्केट लीडर बना हुआ है, राइट। तो ऐसे रोलेक्स, रैडो, ठीक है ना, बहुत बड़ा कस्टमर नहीं है इनका, लेकिन जो इनके प्राइस है वो लाखों का इनका प्राइस है, तो ये कम लोगों को भी बेच करके सस्टेनेबल इनकम इनका है, राइट। ये अच्छा इनकम कर लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो कस्टमर है वो काफी वेल्दी है, वो डबल डबल पे करने के लिए भी तैयार है, ठीक है ना। दे आर जस्ट कि हमको यही चीज चाहिए। अगर 50,000 का सामान है, अगर मार्केट में उसकी प्राइसिंग 1 लाख कर दी तो वैसे लोगों को पे करने में कुछ नहीं जाता, बिकॉज दे हैव एनफ मनी, है ना, तो वो दे देंगे। लेकिन नॉर्मली अगर आप निश मार्केटिंग में नहीं है, मुट्ठी भर कस्टमर आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट बहुत ज्यादा ऑडियंस है, तो यू हैव टू एक्सरसाइज दिस कंट्रोल एट एवरी स्टेप। समझ में आया? तो कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे हम, टेक्निक यूज करेंगे जो मॉडर्न टेक्निक है, तो उतने ही समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज बना पाएंगे, और ये सारा समय बचेगा, लेबर टाइम बचेगा, मैन पावर उसको दूसरे काम में आप यूटिलाइज करेंगे, तो आपका कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा और आप अच्छे प्रॉफिट पे अपने सामान को बेच पाएंगे, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएंगे। समझ में आया? तो कॉस्ट को रिड्यूस करना भी मैनेजमेंट का काम है, इंपॉर्टेंट काम है, समझे। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशेस अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन, आदित्य क्या हो गया? वीडियो क्यों ऑफ हो गया? मनी, अमीशा, सबको निकाल दीजिए मैम, सबको निकाल दीजिए मैम। मेरे पास सबका स्क्रीनशॉट रहेगा, जिनके वीडियो ऑन रहेंगे मैं बस उन्हीं का अटेंडेंस मार्क करूंगी, ठीक है। नाउ एक मिनट, मैंने अभी बताया
क्रिएटिंग अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में बताए कि इस लाइन का आपको क्या मतलब हुआ। जस्ट दिस लाइन, एस्टैब्लिशिंग अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड तो मतलब आवाज में एक काफी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बनाने में ये मदद करता है बिल्कुल मैनेजमेंट। सही, साउंड से मतलब आवाज का है, लेकिन जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी में डिसिप्लिन का वहां कोई मतलब नहीं था, अनुशासन का कोई मतलब नहीं था। सिमिलरली यहाँ साउंड से आवाज का कोई मतलब नहीं है। तो फिर यहाँ पर साउंड का मतलब है कि साउंड पॉलिसी, साउंड ऑर्गेनाइजेशन, बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। साउंड इसको भी हम बोलते हैं जब कोई चीज बहुत सुंदर, बहुत बेटर वर्जन में आपके पास आया है, ठीक है ना। बेहतर चीजों को भी साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। दिस क्लास the atmosphere of this classroom is very sound. It indicates that the students are very disciplined, right? यानी कि यहाँ के लोग, यहाँ का जो एटमोस्फेयर है बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। पढ़ाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही माहौल चाहिए। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स काफी डिसिप्लिन है। टीचर को स्टूडेंट को कंट्रोल करने में जरा भी एनर्जी नहीं वेस्ट करना पड़ रहा है। Whatever teacher is needed is to give all the focus on the डिलीवरी ऑफ कंटेंट और समझाने में। साउंड का मतलब होता है बेहतर, बहुत अच्छा। तो मैनेजमेंट हेल्प्स यू इन एस्टैब्लिशिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? नॉट जस्ट बाय क्रिएटिंग साउंड स्ट्रक्चर, हायरार्की क्रिएट कर दिया हमने, कौन किसको जाके फीडबैक दे रहा है, कौन किससे रिपोर्ट ले रहा है, किसको किससे इंस्ट्रक्शंस चाहिए, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन उसके नीचे है, ये सब तो एक है ही। ये तो मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है ये थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये देखा था ना कि डिवीजन ऑफ वर्क एंड देन एस्टैब्लिशिंग अ ऑथोरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑथोरिटी यानी कौन आपका सीनियर है, किसको वो रिस्पांसिबिलिटी दे रहा है, ये तो वो कर ही रहा है। इसके अलावा और क्या वो कर रहा है? सही आदमी को सही जगह पे प्लेस करके, टाइम स्लॉट बांट करके, ठीक है ना। कौन किस शिफ्ट में आके काम करेगा, एक ही शिफ्ट में सबको बुला ले तो भी कैओस क्रिएट होगा, कैओस है ना, हंगामा क्रिएट होगा, मतलब अफरा तफरी का माहौल बनेगा, सबको छुट्टी दे दिया, ठीक है, तो भी आपका प्रोडक्शन का काम रुका हुआ। तो मैनेजमेंट गिव्स यू a proper time to how you are going systematically organize your resources। ये resources आपको मालूम है क्या क्या है, ह्यूमन है, रॉ मटेरियल है, टाइम है, मशीन है, हर चीज का अपना टाइम स्लॉट है, राइट। तो यही है कि ये इट हेल्प्स यू in maintaining or establishing sound or organization by सही जगह पे सही लोग को रिक्रूट कर रखा है, सही टाइम अलॉट कर रखा है। मशीन जब खाली है तब उस मशीन पे कोई दूसरा काम हो रहा है, ठीक है ना। कोई हमारा टाइम ऐसा नहीं है जो बर्बाद हो रहा है, ना मशीन टाइम ना मैन पावर, ठीक है। चेंज एंड ग्रोथ, ठीक है, इसमें क्या हेल्प करता है मैनेजमेंट? नॉर्मली मैंने कहा था कि हम कभी स्टैटिक इन्वायरमेंट में नहीं है ना, हम भी तो हमेशा एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। पता नहीं था कॉलेज पहुंच जाएंगे तो बारिश होगी, पता था? नहीं पता था। और फिर हो सकता है जाते समय खूब धूप हो जाए या फिर से बारिश शुरू हो जाए, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। ना मौसम का प्रेडिक्शन हो सकता है, ना आपका प्रेडिक्शन हो सकता है, ठीक है ना। अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट थे हमारे, वो गए थे अपना स्पीच डिलीवर करने, उनको मालूम था कि उसी समय में खड़ा खड़ा पोडियम पे ये मेरा प्रेसिडेंट थे ना? हाँ थे ही बोला है मैंने, ठीक है ना, मैंने आपने थे। क्या बोला? अच्छा है बोला है क्या मैंने? प्रेसिडेंट थे नहीं बोला है, अच्छा ठीक है, सॉरी। तो वो उनको मालूम नहीं था कि वो पोडियम पे ही अंतिम सांस, अपनी आखिरी सांस लेंगे, उनको नहीं मालूम था। तो दिस इज सो अनसर्टेन, दिस इज सो अनप्रेडिक्टेबल, राइट। तो जिस अनप्रेडिक्टेबल एटमोस्फेयर में, एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं, उसी में तो आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी रह रहा है ना। अब इस एवर चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे ग्रोथ को इंश्योर करोगे? हाँ, आपको नहीं मालूम था। मुझे याद है यहाँ पे अभी एक कैफे या रेस्टोरेंट टाइप का बोल सकते हैं, अपने बोरिंग रोड वाले ब्रांच के पास खुला था, द हुड, जिसको मैंने देखा था कि वो ठीक लॉकडाउन से कुछ दिन पहले वो पूरा बना था और कुछ दिन पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ था, शायद महीना 1.5 महीना पहले, एंड देन लॉकडाउन के। बताओ कि पूरे 6-7 महीना जो पूरा अभी तक उसका असर है, ठीक है ना। लगभग 2 कितने लॉकडाउन हम लोगों ने झेला है, 2 तो कंप्लीट लॉकडाउन, उसके बीच में भी कितना फेज वाइज हुआ था,
ठीक है, इसमें भी कभी रेस्टोरेंट में भी कितने ज्यादा, कभी आप टेक अवे कर सकते हैं, कभी आप डिलीवरी मंगा सकते हैं, जा नहीं सकते, कितना सारा रिस्ट्रिक्शंस के साथ इनको कितना सारा रेंट पे करना पड़ेगा, बहुत बिल्कुल मेन जगह है वो सब, ठीक है ना। तो इतना सारा रेंट पे करना पड़ेगा, जो इन्होंने जो वर्कर्स को हायर किया होगा, जो इनके मेन सेफिया मैनेजमेंट का जो हिस्सा होगा उनको पेमेंट करना, कितना कुछ इनकर करना पड़ता है। दैट्स व्हाई एवर चेंजिंग है, कुछ चीजें कंट्रोल से बाहर है, बट देन यू हैव टू प्रेडिक्ट चेंजेस। आपके पास बहुत कुछ है, मैनेजमेंट आपको स्वॉट एनालिसिस करने बोलता है। स्वॉट एनालिसिस मतलब SWOT दिख रहा है, ये एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, जहां पे आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, इसको आप पहले एनालाइज करते हो। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपके अंदर है या आपके बाहर है? आप में है या आपको बाहर कहीं आपका स्ट्रेंथ मिलता है, वीकनेस मिलता है? हमारे अंदर है मैम। हमारे अंदर मिलता है, करेक्ट। मैं यही बोलने वाली थी कि इसमें दो कंपोनेंट है, वो इंटरनल है, ठीक है ना, चाहे वो व्यक्तिगत हो, इंडिविजुअल हो, या फिर वो कंपनी का हो। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कंपनी के अंदर होगा। The management has to find out what are my core strengths and what is the weakness which we need to overcome. समझ में आया? मैनेजमेंट को ये पता करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप इसको एनालाइज कर सकते, बिकॉज दीज अपॉर्चुनिटीज एंड दीज थ्रेट्स आर आउटसाइड योर बिजनेस, ठीक है ना, वो इन्वायरमेंट के पास है। डिमोनेटाइजेशन हो गया, एक थ्रेट आ गया, अब नाउ यू हैव टू सर्वाइव, ठीक है ना। कोविड आ गया, इन्वायरमेंट में आ गया, नाउ यू हैव टू मेक योरसेल्फ फ्लेक्सिबल टू सर्वाइव दिस कोविड पीरियड, राइट। तो आपको अभी तो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर देयर इन द मार्केट, ठीक है ना। तो जो सही एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है ना, जो सही व्यवसायी या जो नया कुछ सोचने का जिनमें जज्बा होता है, वो ये अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को बिफोर हैंड, बहुत पहले ही क्या कर सकती है, प्रेडिक्ट कर सकती है कि इस तरीके का थ्रेट्स आने वाला है, इस टाइम में ये डिमांड बढ़ेगा, हमको ये बिजनेस अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अर्ली बर्ड्स का अपना एक फायदा होता है ना। अर्ली बर्ड्स मतलब समझ में आया? जो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के सबसे पहले आता है, उसका अपना एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है? वो अपने मनचाहे रेट पे आपको सामान बेच सकती है, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, इसलिए आप ज्यादा बार्गेन नहीं करोगे, है ना। तो ये अर्ली बर्ड्स का फायदा है। तो वो क्या कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज, क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगा मार्केट में लेटर ऑन, और क्या क्या थ्रेट्स हैं जिसको हमको एड्रेस करने की जरूरत है, ये एनवायरनमेंट में, इस चारों को जिसने सही से एनालाइज कर लिया, वो इस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी ग्रोथ को इंश्योर कर सकता है। समझ में आया? और मैनेजमेंट आपको ये स्वॉट एनालाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी तक क्लियर हो रहा है? प्रोवाइड इनोवेशन। मैम ये शॉर्ट, यस मैम ये शॉर्ट क्या होता है? अभी मैंने बताया स्वॉट। कोई और बताओ, मैंने क्या बताया अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से? SWOT is analysis of strength, weakness, एंड and organizing it, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, opportunities and threats. ठीक है ना। SWOT, strength, weakness, opportunities and threats. SW is within something, within individual, within a company, within a business, and opportunity and threats are prevailing in the atmosphere. Now you have to analyze कि what are your strong point, what are your weak point, अपने strength को कितना optimize करें और अपने weakness को कितना कम करें, minimize करें, ये तो करना है आपको। weakness को minimize करना और अपने strength को बढ़ाना है, राइट। एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, कैसे मैं अपने स्ट्रेंथ का उपयोग करके इस अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकता हूँ। जो जूम ने किया, राइट, जो जूम ने किया, ये इतने एडवर्स कंडीशन को अपने फेवर में बना लिया, है ना। कोई जानता भी नहीं था। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हर अपॉर्चुनिटी को टैप, यही कहा जाता है कि आपने क्या थ्रेट से, ये एनवायरनमेंट में एक थ्रेट है कोविड, लेकिन उस थ्रेट को उसने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लिया। और ऐसे बहुत बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए अपॉर्चुनिटीज बना, राइट। समझ में आया? एंड आपके लिए इसीलिए कहा जाता है कि ऑनलाइन या फिर क्या कहते हैं, IT सेक्टर में एक दोबारा से एक बूम जैसा आने वाला है, ये एक्सपेक्टेड है। तो आप मेहनत से पढ़िए, ज्यादा चांसेस है, ज्यादा
रिक्रूटमेंट और ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे आपको। समझ में आया? प्रोवाइड इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या होता है, आगे चलते हैं। इनोवेशन का मतलब नया। तो मैनेजमेंट का मतलब ये, जब हम एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं तो एंटरप्रेन्योर का मतलब आपको क्या समझ में आता है? मुझे लगा था कि आज के मैं ये पूरा खत्म कर दूंगी, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं, मुझे थोड़ा सिंपल रिप्लाई दो। तुम बोलो, कुछ बोलने वाले थे। इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर का नाम सुना है ना, उसको क्या बोलते हैं? मैम बिजनेस में जो होता है वही ना। हाँ, लेकिन थोड़ा मैम, अंतर है। हेलो प्रोवाइड जॉब। मैम, with creative idea. वेरी गुड। किसने जवाब दिया ये? Yes, ma'am. अभिषेक Setu here. सेतु। ओके, यस करेक्ट। मैं अब बता रही हूँ, बिजनेसमैन आप बोल सकते हैं, बट नॉट दोज बिजनेस जिनका, यहाँ पे बहुत सारे ग्रोसरी, बहुत सारे रिटेल स्टोर है, सभी बिजनेसमैन है, दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर्स आप किसको बोलेंगे? जो सेम, या तो बिजनेस सेम कर रहे हैं तो आइडिया उनका इनोवेटिव हो, या फिर कुछ नया तरह का बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल इनोवेटिव बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना? एंटरप्रेन्योर में इनोवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, ठीक है ना? नहीं तो इफ यू आर कॉपीइंग द सेम थिंग देन यू आर डूइंग योर बिजनेस, ठीक है? आप अपने लाइवलीहुड, वो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, ठीक है ना? वो भी उससे इनकम अर्न करता है, लेकिन वो अलग है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिस्क बियरिंग। बिजनेसमैन, हर एक बिजनेसमैन रिस्क बियर करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि यू आर innovative either in your ideas or in your doing way actions, ठीक है ना? और in the type of business you are in, किसी ना किसी जगह आपका इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन मतलब कुछ न्यू क्रिएटिविटी, कुछ नया इमेजिनेशन। जैसे द फर्स्ट टाइम वो इंट्रोड्यूस रिटेल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? किसी के दिमाग में पहली बार ये आया होगा कि जो ये अलग अलग दुकान में हम जाते, कहीं से चावल दाल वगैरह खरीद, मसाला सब्जी खरीदते, कहीं से कपड़े खरीदते, कहीं से जूते खरीदते, क्यों ना हम इसको एक ग्रुप के अंदर बेचे। जो फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट लेके आया है ना, बताइए आप लोग। वॉलमार्ट का नाम हमने सुना है, ठीक है ना? उसके हम बोल सकते हैं कि दे आर द एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि उनका ख्याल नया था। बेचो पुराना सामान ही रहे हैं, लेकिन नया तरीका, न्यू बिजनेस मॉडल, है ना? दे गिव यू अ न्यू बिजनेस मॉडल। इसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पेटीएम का आना, या फिर ईबे आप जानते हैं, ठीक है ना? जो आपको ऑनलाइन बुक स्टोर के नाम से भी उनको जानते हो, ऑनलाइन बहुत सारी चीज में आया, alibaba.com। तो ये जो नया नया कॉन्सेप्ट आप फिगर आउट कर रहे हैं ना, दिस इज योर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। समझ में आया? एंटरप्रेन्योर में इनोवेटिव होना जरूरी है। तो मैनेजमेंट भी यही बोलता है कि मैनेजमेंट आपको न्यू आइडियाज देता है, क्रिएटिविटी देता है, इमेजिनेशन देता है। काम सब वही करते हैं, लेकिन आपका तरीका इतना अलग है कि आपको एज मिला अपने बिजनेस में, आप बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है ना? बाकी लोग पीछे पीछे रह गए। तो प्रोवाइड इनोवेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स यू इन ट्राइंग लॉट ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। कई बार आप डूबेंगे, फिर आप आएंगे। इनोवेशन में ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, लेकिन इनोवेशन है तो कभी ना कभी वो सक्सेसफुल जरूर होगा, ठीक है? सोशल बेनिफिट्स, लास्ट पॉइंट, सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स मतलब क्या होता है कि नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी बिजनेस है सब कुछ यहीं से उठाता है। यहाँ से उठाने का मतलब आपके ही सोसाइटी से लेता है, रॉ मटेरियल से लेकर के मशीन, टूल्स, मैन पावर, एवरीथिंग इज दे आर गेटिंग फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ। तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करिए, इजी बनाइए, कंफर्टेबल बनाइए। आज आपका लाइफ, जो कि औद्योगिकरण हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, इसीलिए इतना इजी है, इसीलिए इतने बच्चे आज इंडिया क्या है, बंद है भारत, तब भी ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं। दिस हैज इंट्रोड्यूस इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। इम्प्रूवमेंट ऐड किया या नहीं किया? लग्जरी एंड कंफर्ट ऐड हुआ या नहीं हुआ ना? दिस इज, तो यही सोसाइटी में जो लोग हैं उसके लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना इसका काम है। कॉर्पोरेट्स का काम है, बिजनेस का काम है। वो आपकी ही सहूलियत के लिए हर तरीके के प्रोडक्ट को, सर्विसेज को लॉन्च कर रही है, ताकि आप अपना काम जिसमें आप बेहतर हैं उसमें ध्यान लगाइए। तो
बिल्कुल। तो सोशल बेनिफिट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉर्पोरेट्स का, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन वो करती है एम्प्लॉयमेंट दे करके, है ना, एम्प्लॉयमेंट भी देती है, ठीक है, आपको अच्छा प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करके आपके लाइफ को इजी बनाती है और एक कोऑर्डियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, जिससे बहुत ज्यादा हफजाट कंडीशन नहीं बनता है मार्केट में। अभी कोविड के टाइम में आपको पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा, दुकान में जाके देखो क्या हुआ था, पूरा रैक का रैक खाली, सबने स्टोरेज कर लिया था अपने घर में कि हमको नहीं जाना पड़ेगा, तो घर में हमारा खाने पीने का सामान रहे। इस कंडीशन से आपको निजात दिला रहा है ना ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, दैट्स इज व्हाट सोशल बेनिफिट, ये भी इसका काम है। चलो ठीक है, मैं आज इसको, एक ये था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिंस बच्चे आके बाहर खड़े हो जाते ना, तो मुझे लगता है कि शायद इनका टाइम हो गया क्या। ओके, किसी को जाना भी है, मैं अटेंडेंस पहले बना लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। एक सेकेंड।